हेलो एट्थ क्लास। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जिसमें कंपनी दीवान बन गई, कंपनी की आमदनी के बारे में और बंदोबस्त पढ़े थे हमने। जो बताया था स्थाई बंदोबस्त था, राजस्व बंदोबस्त था, और उसके बाद महलवारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये हम पढ़ चुके थे। अब उसके बाद भारतीय नील, जो आपको बताया था कपड़े का, उसकी मांग क्यों थी बाहर। नील का पौधा उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का ही इस्तेमाल करते थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंची थी और कीमत बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नाम एक और पौधे पर भी निर्भर रहना पड़ता था। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन में कई सौ में पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर क्या लगा दें, पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले लोग नील को ही पसंद करते थे और नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से पुराना बेजान मिलता था। भारतीय नील की मांग बढ़ती गई और ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, तो उनमें कपास उत्पादन में भी भारी इजाफा हुआ। कपड़ों की रंगाई की मांग बढ़ने लगी। नील की मांग बढ़ी तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली जो आपूर्ति थी वो बंद हो गई। 1783 से 89 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया और ब्रिटेन के अंग्रेज अब भी नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। भारत में ब्रिटेन की, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में बंगाल में नील की खेती का तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया में छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील भारतीय नील का हिस्सा 30% से 1810 में 95% हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर, व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे जो अधिकारियों ने नील में अपने कारोबार ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग भारत आए। उन्होंने नील के बागान लगाए, जिससे नील की पैदावार के लिए पैसा और कंपनी नए नए बैंक कर्जे को देने को तैयार थी। अब यहाँ से बताया गया है कि नील की खेती के लिए जो है बागान मालिकों ने फ्रांसीसी उपनिवेश और डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया गया। इन बागानों में काम करने वाले जो अफ्रीकी गुलाम थे वो बगावत करने लगे। उन्होंने बागान जला दिए और मार डाला। दास प्रथा समाप्त हो गई। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हुई थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक तो निज, एक रैयती। निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन, निज में प्राइवेट जिसको हम कह सकते हैं, या तो ज़मीन खरीद लेते थे या भाड़े पे लेते थे और मज़दूरों को लगाकर काम कराते थे। निज खेती की क्या समस्याएं थी कि बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर हो सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे छोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंड चाहिए थे, तो इसलिए कैसे मिलती उन्हें ज़मीनें। तो मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बहुत सारे मज़दूर जरूरत पड़ते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह था किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो दूसरे 2000 हलों की जरूरत पड़ेगी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव बहुत बड़ी समस्या बन गई। किसानों से भी हल नहीं मिल पाते थे। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की जरूरत होती उस समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त होते थे। तो 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्र फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था से नील की पैदावार 25% से कम ज़मीन में आती थी। बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती किस प्रकार होने लगी।